नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। आज हम कोई ऐसी बातें नहीं करने वाले जिन्हें सुनकर 2 मिनट अच्छा लगे और फिर इंसान वापस उसी पुराने डर, उसी पुराने तनाव, उसी पुराने भ्रम में लौट जाए। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में जानना चाहते हैं कि जीवन को बदलना कैसे शुरू होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए। कोई चाहता है कि उसका मन शांत हो जाए, कोई चाहता है कि घर में सुख आ जाए, कोई चाहता है कि पैसे की समस्या खत्म हो जाए, कोई चाहता है कि लोग उसे समझें, कोई चाहता है कि भीतर जो खालीपन है वह भर जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ चाह लेने से जीवन बदल जाता है? क्या केवल प्रेरणादायक बातें सुन लेने से जिंदगी बदल जाती है? क्या किसी महान व्यक्ति के विचार पढ़ लेने से इंसान नया हो जाता है? नहीं, जिंदगी तब बदलती है जब कोई बात हमारे दिमाग में नहीं, हमारे भीतर उतरती है। जब कोई सत्य केवल जानकारी नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। जब इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर पहली बार खुद को देखने की हिम्मत करता है। ओशो बार बार एक बात कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके पास कम है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह खुद से दूर है। वह भीड़ में है लेकिन अपने भीतर नहीं है। वह दुनिया को समझना चाहता है लेकिन अपने मन को नहीं समझता। वह प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, सफलता चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन अपनी चेतना को जगाना नहीं चाहता। और यही कारण है कि बाहर सब कुछ होने पर भी अंदर खालीपन बना रहता है। आज हम ओशो की साथ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो अगर सच में समझ आ जाए तो जिंदगी देखने का तरीका बदल सकता है। ये 7 बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये 7 दर्पण हैं जिनमें अगर तुमने ईमानदारी से खुद को देख लिया तो शायद तुम्हें पहली बार समझा कि समस्या बाहर कम और भीतर ज्यादा है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि यह वीडियो जानकारी नहीं, आत्मदर्शन का निमंत्रण है। पहली बात, इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि दुनिया गलत है, वह दुखी इसलिए है क्योंकि वह अपने आप से अलग हो गया है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हमारा दुख बाहर की वजह से है। हम कहते हैं लोग अच्छे नहीं मिले इसलिए दुखी हूं, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही इसलिए परेशान हूं, पैसा कम है इसलिए तनाव है, रिश्ते टूट गए इसलिए मन अशांत है, समाज गलत है इसलिए जीवन में संघर्ष है। बाहर की परिस्थितियां असर डालती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ओशो जिस गहराई की बात करते हैं वह इससे भी ज्यादा भीतर की है। वह कहते हैं कि दुख का मूल कारण बाहर नहीं, भीतर की टूटन है। इंसान अपने केंद्र से दूर हो गया है, वह अपने असली स्वरूप से कट गया है। और जब तक यह दूरी बनी रहेगी तब तक दुख किसी न किसी रूप में मौजूद रहेगा। सोचो, अगर किसी पेड़ की जड़ें पानी से कट जाएं तो ऊपर की पत्तियों को रंगने से क्या होगा? कुछ समय के लिए वे हरी दिख सकती हैं लेकिन भीतर से सूखना नहीं रुकेगा। हम भी यही कर रहे हैं। हम ऊपर ऊपर खुद को ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं, मुस्कुराते हैं, सोशल मीडिया पर अच्छे दिखते हैं, लोगों के बीच सामान्य बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर डर है, असुरक्षा है, तुलना है, अपूर्णता है, अकेलापन है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य ने अपनी असलियत को छोड़कर नकली चेहरों में जीना शुरू कर दिया है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, ऐसा बनो वैसा मत बनो, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार की इज्जत का ध्यान रखो, सफल दिखो, मजबूत दिखो, रो मत, हार मत मानो, सवाल मत पूछो। धीरे धीरे इंसान अपने प्राकृतिक स्वभाव से दूर होता जाता है। वह अपने ही भीतर एक किरदार बन जाता है, एक भूमिका, एक चेहरा, एक मुखौटा। और जब इंसान मुखौटे में जीता है तो भीतर से टूटने लगता है, क्योंकि मुखौटे को निभाने में बहुत ऊर्जा लगती है। हर समय यह डर रहता है कि कहीं लोग असली चेहरा न देख ले, कहीं मेरी कमजोरी सामने न आ जाए, कहीं मैं असफल न दिख जाऊं, कहीं मैं दूसरों से कम न साबित हो जाऊं। यही डर, यही तुलना, यही बनावटीपन धीरे धीरे दुख बन जाता है और इंसान समझ भी नहीं पाता कि वह आखिर बेचैन क्यों है। तुमने देखा होगा, कई लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, पैसा, नाम, पहचान, सब कुछ होता है,
लेकिन फिर भी भीतर चैन नहीं होता। रात को नींद नहीं आती। मन हमेशा भागता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी किसी की स्वीकृति पाने की चाह। आखिर क्यों? क्योंकि सफलता ने उनकी बाहरी जिंदगी बदली, लेकिन भीतर का अलगाव नहीं मिटा। वह अब भी खुद से दूर है। ओशो कहते हैं, जब इंसान अपने भीतर लौटना शुरू करता है तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। और भीतर लौटने का अर्थ क्या है? भीतर लौटने का अर्थ है खुद को बिना झूठ के देखना, जैसे हो वैसे देखना, बिना बचाव के, बिना तर्क के, बिना यह साबित किए कि मैं सही हूं। लेकिन यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि हम सब ने अपनी कहानी बना ली है। हम अपने बारे में कुछ मान्यताएं लेकर जीते हैं। मैं अच्छा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं तो बस मजबूर हूं, मैं ही सही हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, दुनिया ने मुझे समझा नहीं। ये सब बातें कभी कभी सच का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन पूरा सच नहीं होती। पूरा सच यह भी होता है कि हम डरते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम दिखावा करते हैं, हम दूसरों से मान्यता मांगते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम भीतर से कमजोर होते हैं लेकिन बाहर मजबूत दिखते हैं। हम प्रेम चाहते हैं मगर खुद प्रेम देना नहीं जानते। हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन इन आदतों, इच्छाओं, डर और भीड़ के गुलाम हैं। पहली जागृति यहीं से शुरू होती है, जब इंसान यह स्वीकार करता है कि मेरा दुख सिर्फ बाहरी नहीं है, मेरा दुख मेरी आंतरिक दूरी से पैदा हुआ है। मैं अपने आप से अलग हो गया हूं। जरा सोचिए, कब आखिरी बार आपने चुपचाप बैठकर अपने मन को देखा था? कब आखिरी बार आपने बिना मोबाइल, बिना गाने, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद के साथ समय बिताया था? कब आखिरी बार आपने खुद से पूछा था, मैं सच में कौन हूं? मैं जो कर रहा हूं, क्या सच में वही करना चाहता हूं? मैं जिन रिश्तों में हूं, क्या उनमें सच्चाई है? मैं जो हंस रहा हूं, क्या वह भीतर से हंसी है या बस निभाई जा रही आदत है? ज्यादातर लोग इन सवालों से बचते हैं क्योंकि ये सवाल खतरनाक है। ये तुम्हें तुम्हारे भ्रम से बाहर निकालते हैं, और भ्रम टूटना हमेशा दर्द देता है, लेकिन वही दर्द मुक्ति की शुरुआत भी हो सकता है। ओशो के अनुसार दुख से भागो मत, उसका निरीक्षण करो। देखो कि वह किससे बना है। क्या वह किसी घटना से बना है या तुम्हारी अपेक्षा से? क्या वह किसी के व्यवहार से बना है या तुम्हारे अहंकार से? क्या वह वास्तव में वर्तमान में है या अतीत की याद और भविष्य की चिंता से बना है? कई बार हम दुखी घटना से कम, अपनी व्याख्या से ज्यादा होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, घटना छोटी थी, लेकिन हमने उसे अपने सम्मान पर हमला बना लिया। किसी ने साथ छोड़ दिया, घटना हुई, लेकिन हमने उससे अपनी पूरी पहचान जोड़ दी। कुछ हासिल नहीं हुआ, असफलता आई, लेकिन हमने मान लिया कि मैं बेकार हूं। यही दुख जन्म लेता है। घटनाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे अपनी पूरी पहचान जोड़ लेना अज्ञान है। ओशो चाहते हैं कि इंसान घटना और अपने अस्तित्व के बीच अंतर समझे। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुरे हो, तुम असफल हुए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल व्यक्ति हो। किसी ने तुम्हें छोड़ा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। समाज ने तुम्हें नहीं समझा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी सच्चाई खत्म हो गई। दुख तब गहरा होता है जब हम बाहरी चोट को आंतरिक पहचान बना लेते हैं। तो पहली बात का सार क्या है? यह है कि जीवन बदलने की शुरुआत बाहर की लड़ाई से नहीं, भीतर की वापसी से होती है। जब तुम खुद के पास लौटते हो, खुद को देखना शुरू करते हो, अपने झूठ और अपने डर को पहचानते हो, तभी वास्तविक परिवर्तन की पहली सीढ़ी रखी जाती है। और याद रखो, खुद तक लौटना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह अभ्यास है, यह साहस है, यह जागरूकता है, यह धीरे धीरे मुखौटों को उतारने की प्रक्रिया है। तुम्हें दुनिया से पहले खुद से मिलना होगा। तुम्हें लोगों से पहले अपनी चेतना को सुनना होगा। तुम्हें बाहरी शोर से पहले अपने भीतर की खामोशी में उतरना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद से दूर हो तब तक सुख भी उधार का होगा और दुख भी स्थायी लगेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर लौटना शुरू कर दोगे, उसी दिन दुख का चेहरा बदलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, जो तुम हो ही नहीं वही बनने की कोशिश तुम्हें थका देती है। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी थकान काम से नहीं आती,
सबसे बड़ी थकान आती है अभिनय से। हर दिन कुछ और बनने का अभिनय, हर दिन कुछ छुपाने का अभिनय, हर दिन दुनिया के सामने एक ऐसे व्यक्ति की तरह पेश आने का अभिनय जो वास्तव में तुम हो ही नहीं। ओशो की यह बात बहुत गहरी है कि मनुष्य इसलिए नहीं थका कि उसने बहुत काम किया, बल्कि इसलिए थका कि उसने बहुत दिखावा किया। काम करने से शरीर थकता है, लेकिन दिखावा करने से आत्मा थकती है। जरा गौर करो अपने आसपास, कितने लोग हैं जो सच में वही जीवन जी रहे हैं जो वे भीतर से जीना चाहते हैं? बहुत कम। ज्यादातर लोग किसी और की उम्मीदों का बोझ उठाए जी रहे हैं। किसी पर परिवार की उम्मीदों का दबाव है, किसी पर समाज की इमेज बनाए रखने का दबाव है, किसी पर अमीर दिखने का दबाव है, किसी पर सफल दिखने का दबाव है, किसी पर हमेशा खुश दिखने का दबाव है। और धीरे धीरे यह दबाव इतना सामान्य लगने लगता है कि इंसान भूल जाता है कि उसका असली स्वभाव क्या था। एक बच्चा जब पैदा होता है वह सहज होता है। वह रोता है तो खुलकर रोता है, हंसता है तो पूरे शरीर से हंसता है। उसे किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता, उसे कोई इमेज नहीं बनानी होती। वह जैसा है वैसा ही होता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे सिखाया जाता है कि असली होना सुरक्षित नहीं है। तुम्हें ढलना होगा, तुम्हें फिट होना होगा, तुम्हें वैसे बनना होगा जैसा दुनिया चाहती है। यहीं से व्यक्तित्व बनता है, लेकिन असलियत दबती जाती है। ओशो कहते हैं, पर्सनालिटी अक्सर सोशल प्रोडक्ट है, लेकिन इंडिविजुअलिटी अस्तित्व की देन है। व्यक्तित्व समाज देता है, लेकिन मौलिकता अस्तित्व देता है। जब तुम पर्सनालिटी में जीते हो तुम भूमिका निभाते हो, जब इंडिविजुअलिटी में जीते हो तुम सत्य में जीते हो। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों ने पर्सनालिटी को ही अपनी पहचान मान लिया है। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं समझदार हूं, मैं मजबूत हूं। ये सब भूमिकाएं हैं, पहचान नहीं। लेकिन हम इन्हीं को अपना सच समझकर जीते रहते हैं। और यही कारण है कि थोड़ी सी आलोचना हमें हिला देती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने भीतर का आधार नहीं जाना। हमने बाहर की परिभाषाओं पर खुद को टिकाया। जिस दिन कोई बाहरी परिभाषा हिलती है हम भी हिल जाते हैं। मान लो किसी ने अपनी पूरी पहचान पैसे से बना ली, तो पैसे में कमी आते ही वह टूट जाएगा। किसी ने अपनी पहचान रिश्ते से बना ली, तो रिश्ता टूटते ही वह खत्म सा महसूस करेगा। किसी ने अपनी पहचान लोगों की तारीफ से बना ली, तो आलोचना आते ही उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। ओशो चाहते हैं कि इंसान भूमिका निभाए, लेकिन भूमिका में खोए नहीं। तुम पिता हो सकते हो, लेकिन सिर्फ पिता नहीं हो। तुम कमाने वाले हो सकते हो, लेकिन सिर्फ वही नहीं हो। तुम किसी रिश्ते का हिस्सा हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व उससे बड़ा है जो तुम हो ही नहीं। वही बनने की कोशिश इसलिए थका देती है क्योंकि उसमें निरंतर तनाव है। उसमें यह डर है कि अगर मैं असली हो गया तो लोग छोड़ देंगे। अगर मैं अपनी सच्चाई दिखा दूं तो लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मैं कह दूं कि मैं थक गया हूं, टूट गया हूं, उलझा हुआ हूं, तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग सालों तक अपने दिल की बात नहीं कह पाते। वह हंसते रहते हैं, निभाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, रिश्ते ढोते रहते हैं, लेकिन भीतर से धीरे धीरे सूखते रहते हैं। ओशो के अनुसार असली क्रांति तब शुरू होती है जब तुम यह तय करते हो कि अब मैं बोरोड लाइफ नहीं जीऊंगा। मैं दूसरों के सांचे में फिट होने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं अपने स्वभाव को जानने के लिए पैदा हुआ हूं। ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम जिम्मेदारियां छोड़ दो या समाज से भाग जाओ। इसका अर्थ यह है कि जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन अपने भीतर झूठ मत पालो। काम करो, लेकिन अपने अस्तित्व को नौकरी मत बना दो। रिश्ता निभाओ, लेकिन अपनी आत्मा का गला घोंट कर नहीं। सम्मान पाओ, लेकिन सम्मान के लिए अपनी सच्चाई मत बेचो। जब इंसान असली होना शुरू करता है, शुरुआत में उसे डर लगता है, क्योंकि नकलीपन सुरक्षित लगता है, झूठा चेहरा आसान लगता है, भीड़ में खो जाना सरल लगता है। लेकिन असली होना धीरे धीरे तुम्हें हल्का करता है। तुम्हारे भीतर जो दबाव जमा था वह कम होने लगता है, तुम्हारी ऊर्जा वापस आने लगती है। सो जो
कितना बोझ होता है हर समय यह सोचने में कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। कितनी ऊर्जा खर्च होती है यह साबित करने में कि मैं दूसरों से कम नहीं हूं। कितनी थकान होती है उस जीवन को ढोने में जो भीतर से तुम्हारा है ही नहीं। इसलिए दूसरी बात का सार बहुत साफ है, जो तुम हो नहीं वही बनने की कोशिश छोड़ो। पहले यह जानो कि तुम हो कौन, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम्हारे भीतर किस चीज से जीवन आता है और किस चीज से दम घुटता है। और यह खोज किताबों से नहीं होगी, यह खोज ईमानदार आत्मनिरीक्षण से होगी, चुप्पी से होगी, ध्यान से होगी, अपने अनुभवों को देखने से होगी। हो सकता है तुम पाओ कि तुम सालों से दूसरों का सपना जी रहे थे। हो सकता है तुम पाओ कि तुम्हारी बहुत सी इच्छाएं तुम्हारी अपनी थी ही नहीं। हो सकता है तुम पाओ कि जिसे तुम सफलता समझते थे वह तुम्हारे लिए बोझ था। हो सकता है तुम पाओ कि जिसे तुम कमजोरी मानते थे वही तुम्हारी संवेदनशीलता थी और वही तुम्हारी ताकत है। ओशो हमें यह साहस देते हैं कि हम अपनी मौलिकता को स्वीकार करें, भीड़ से अलग होने का साहस, अपने सत्य को जीने का साहस, और यह समझ कि नकली सुरक्षा से बेहतर असली संघर्ष है। क्योंकि अंत में इंसान को यह नहीं तोड़ता कि उसने असफलता देखी, उसे यह तोड़ता है कि उसने अपना जीवन अपने ढंग से जिया ही नहीं। तीसरी बात, अकेलापन समस्या नहीं है, अपने आप से अपरिचय समस्या है। दोस्तों, आज की दुनिया में शायद सबसे बड़ा डर है अकेले रह जाना। लोग असफलता से उतना नहीं डरते जितना अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि अकेले होते ही इंसान को खुद से मिलना पड़ता है और यही मुलाकात बहुत लोगों को असहज करती है। इसलिए आज हर तरफ भाग दौड़ है, मोबाइल है, नोटिफिकेशन है, चैट है, वीडियो है, म्यूजिक है, भीड़ है, काम है, शोर है। इंसान हर समय किसी न किसी चीज से खुद को घेर कर रखता है। क्यों? ताकि उसे अपने भीतर उतरना ना पड़े। ओशो अकेलेपन को बहुत अलग ढंग से देखते हैं। वे कहते हैं, अकेलापन बीमारी नहीं है, अकेलापन तो एक अवसर है। अगर तुम उसे सही ढंग से जी लो तो वही तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के सबसे करीब ले जा सकता है। लेकिन हम अकेलेपन और एकांत में फर्क नहीं समझते। अकेलापन वह स्थिति है जिसमें तुम्हें कमी महसूस होती है, तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है इसलिए मैं अधूरा हूं। एकांत वह स्थिति है जिसमें तुम अपने साथ इतने सहज हो जाते हो कि तुम्हें भीतर पूर्णता महसूस होने लगती है। यानी बाहर से दोनों एक जैसे लग सकते हैं, तुम अकेले बैठे हो, लेकिन भीतर का अनुभव अलग है। एक व्यक्ति अकेला बैठा है और टूट रहा है, दूसरा अकेला बैठा है और भीतर खिल रहा है। फर्क कहाँ है? फर्क इस बात में है कि क्या तुम अपने साथ मित्रता में हो या नहीं। जो इंसान खुद को नहीं जानता उसे अकेलापन काटता है, क्योंकि वह जब अकेला होता है तो उसके सामने उसका शोर, उसके डर, उसके घाव, उसकी असुरक्षाएं आ जाती हैं। वह उनसे भागना चाहता है, इसलिए उसे हमेशा किसी न किसी का सहारा चाहिए। किसी की मौजूदगी, किसी की स्वीकृति, किसी का ध्यान, किसी का प्रेम, किसी की बातचीत। ध्यान रहे, प्रेम बुरा नहीं है, रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन यदि रिश्ता तुम्हारे अकेलेपन से भागने का साधन है तो वह प्रेम नहीं, निर्भरता है। और निर्भरता हमेशा डर पैदा करती है। डर कि सामने वाला चला गया तो मैं क्या करूंगा, डर कि उसने ध्यान कम कर दिया तो मेरा क्या होगा, डर कि उसने मुझे उतना महत्व नहीं दिया जितना मैं चाहता था। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण नहीं है वह प्रेम में भी भीख मांगता है। वह प्रेम नहीं करता, वह मांगता है। वह कहता नहीं, जताता नहीं, लेकिन भीतर से अपेक्षा करता है कि तुम मुझे पूरा कर दो, तुम मेरी कमी भर दो, तुम मुझे अर्थ दे दो, तुम मुझे अकेलेपन से बचा लो। और यही रिश्तों का संघर्ष बन जाता है। दो अधूरे लोग एक दूसरे से पूर्णता मांगते हैं और फिर दुखी होते हैं कि शांति क्यों नहीं मिली। ओशो का संदेश बहुत क्रांतिकारी है। पहले अपने भीतर के एकांत को खोजो, पहले अपने साथ सहज होना सीखो, पहले यह सीखो कि बिना किसी बाहरी सहारे के भी तुम्हारा अस्तित्व अर्थपूर्ण है। जब इंसान अपने साथ बैठना सीख जाता है तब धीरे धीरे भीतर बहुत कुछ बदलता है। पहले बेचैनी आती है, फिर विचारों का शोर दिखता है, फिर दबे हुए दुख सामने आते हैं, फिर अजीब सी खाली जगह महसूस होती है।
लेकिन अगर तुम भागे नहीं, टिके रहे, देखना जारी रखा, तो एक दिन वही खालीपन शांति में बदलने लगता है। यही एकांत का जन्म है। एकांत का अर्थ है मैं अकेला हूं, लेकिन अकेला नहीं हूं। मेरे भीतर उपस्थिति है, मेरे भीतर साक्षी है, मेरे भीतर जीवन है। मुझे हर समय किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अपने साथ रह सकता हूं। जो इंसान अपने साथ रह सकता है वही सही अर्थ में प्रेम भी कर सकता है, क्योंकि तब वह प्रेम में मांगने नहीं जाता, बांटने जाता है। तब वह दूसरे को पकड़ता नहीं, सम्मान देता है। तब वह दूसरे को अपना सहारा नहीं बनाता, बल्कि साथी बनाता है। ये बात बहुत गहरी है। अगर तुम अकेलेपन से डरते हो तो इसका इलाज हर समय लोगों के बीच रहना नहीं है। इसका इलाज है धीरे धीरे अपने भीतर जाना। थोड़ा समय खुद को दो। थोड़ी देर बिना मोबाइल के बैठो, थोड़ी देर अपने मन को देखो, थोड़ी देर प्रकृति में जाओ, थोड़ी देर किसी से बात किए बिना सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करो। शुरुआत में कठिन लगेगा, मन भागेगा, बोरियत होगी, बेचैनी होगी, लेकिन यही तो संकेत है कि भीतर कितना शोर है। और जब तक यह शोर दिखाई नहीं देगा, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? ओशो कहते हैं मनुष्य को अकेले होने की कला सीखनी होगी, क्योंकि जो अकेले नहीं रह सकता वह स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जो स्वतंत्र नहीं है वह चाहे रिश्ते में हो, धन में हो, समाज में हो, भीतर से बंधा ही रहेगा। तीसरी बात का सार यही है, अकेलापन दुश्मन नहीं है, वह दरवाजा है। अगर तुम उससे भागोगे तो डर बढ़ेगा। अगर तुम उसे समझोगे, उसके साथ बैठोगे, उसे देखोगे, तो वही तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे स्वरूप तक ले जाएगा। चौथी बात, मन को दबाने से शांति नहीं मिलती, मन को समझने से मिलती है। दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी भूलों में से एक भूल यह है कि वह मन को दुश्मन समझ लेता है। वह सोचता है कि मन बहुत खराब है, मन बहुत भागता है, मन बहुत उलझाता है, मन बहुत परेशान करता है, इसलिए मन को किसी तरह रोक देना चाहिए, दबा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। ओशो कहते हैं कि जिस चीज को तुम समझे बिना दबाने की कोशिश करते हो वह और जटिल हो जाती है। मन भी ऐसा ही है, तुम जितना उसे दबाओगे वह उतनी ही दूसरी राहों से बाहर आएगा। तुम क्रोध को दबाओगे, वह भीतर जहर बनकर बैठेगा। तुम दुख को दबाओगे, वह चुप्पी में भारीपन बन जाएगा। तुम कामना को दबाओगे, वह विकृति बनकर लौटेगी। तुम डर को दबाओगे, वह बेचैनी बनकर फैलेगा। तुम विचारों को दबाओगे, वे और शोर मचाएंगे। यानी समस्या मन में नहीं, समस्या मन के साथ हमारे अज्ञानी व्यवहार में है। सोचिए, अगर किसी कमरे में बहुत अंधेरा हो और तुम सिर्फ अंधेरे को धक्का देकर बाहर निकालना चाहो, तो क्या वह निकलेगा? नहीं। अंधेरे को हटाने का एक ही तरीका है, प्रकाश लाओ। ठीक उसी तरह मन की उलझनों को मिटाने का तरीका दमन नहीं, जागरूकता है, समझ है, देखना है। लेकिन इंसान देखने से डरता है, क्योंकि देखने का मतलब है कि जो भीतर चल रहा है उसे बिना बहाने के स्वीकार करना पड़ेगा। तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या भी है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे भीतर डर भी है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम जितने शांत दिखाई देते हो उतने भीतर नहीं हो। तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि कई बार तुम्हारा प्रेम भी प्रेम नहीं, स्वामित्व है। तुम्हारी अच्छाई भी कई बार केवल छवि है। तुम्हारी विनम्रता भी कभी कभी छिपा हुआ अहंकार है। यही कारण है कि लोग मन को समझने के बजाय मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि नियंत्रण का अर्थ है बिना जड़ तक जाए ऊपर ऊपर व्यवस्था बनाए रखना, और समझ का अर्थ है भीतर उतरना, सच्चाई से मिलना, भ्रम तोड़ना। ओशो बार बार कहते हैं कि मन को फोर्स से शांत नहीं किया जा सकता। बल से मिली हुई शांति असली शांति नहीं होती। वह सिर्फ थोड़ी देर का अनुशासन होता है जिसके नीचे तूफान छिपा रहता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बाहर से बहुत शांत लगते हैं। वह कम बोलते हैं, संयमित दिखते हैं, व्यवस्थित दिखते हैं, लेकिन जरा सी चोट मिलते ही उनका गुस्सा विस्फोट बनकर निकलता है। यह कैसी शांति थी? यह दबाव था, शांति नहीं। जहां समझ होती है वहां सहजता होती है, तनाव नहीं। मन को समझने का पहला कदम क्या है? पहला कदम है अपने विचारों को तुरंत सही या गलत ठहराना बंद करो।
बस उन्हें देखो। मान लो तुम्हारे भीतर किसी के लिए ईर्ष्या उठी, आमतौर पर तुम क्या करोगे? या तो उसे छिपाओगे, या उसे जस्टिफाई करोगे, या खुद को दोष दोगे कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तीनों ही तरीके अज्ञान के हैं। ओशो कहते हैं, बस देखो ईर्ष्या उठी है, कैसी उठी, किस कारण उठी, किस बात से चुभन हुई? क्या किसी और की सफलता ने तुम्हारे भीतर की कमी को छुआ? क्या तुम्हारी तुलना ने इसे जन्म दिया? क्या तुम्हारा अहंकार आहत हुआ? यह देखने की कला धीरे धीरे मन की गांठें खोलती है, क्योंकि जहां जागरूकता जाती है वहां अंधापन टूटता है। इसी तरह अगर तुम क्रोध को समझो तो तुम पाओगे कि क्रोध अक्सर वर्तमान से ना ही पुराने घावों से भी बनता है। किसी ने आज कुछ कहा, लेकिन चोट सिर्फ आज की बात से नहीं लगी, उसने तुम्हारे भीतर किसी पुराने अपमान को छू दिया, किसी पुराने अस्वीकार को जगा दिया, किसी पुराने डर को हिला दिया, और तुम फट पड़े। अगर तुम सिर्फ इतना कहोगे कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन यदि तुम यह देखोगे कि यह गुस्सा किस जड़ से आ रहा है, तब परिवर्तन शुरू होगा। ओशो के अनुसार मन का निरीक्षण दर्पण जैसा होना चाहिए। दर्पण सिर्फ दिखाता है, फैसला नहीं सुनाता। वह यह नहीं कहता कि चेहरा अच्छा है या बुरा, वह बस दिखा देता है जैसा है। ठीक यही ध्यान की बुनियाद है। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर जो चल रहा है उसका साक्षी बनना। विचार आ रहे हैं, उन्हें देखो। भावनाएं उठ रही हैं, उन्हें देखो। यादें आ रही हैं, उन्हें देखो। कल्पनाएं दौड़ रही हैं, उन्हें देखो। बस देखते जाओ। शुरुआत में यह आसान नहीं होगा, क्योंकि मन चाहता है कि तुम उसमें खो जाओ, उसे देखो नहीं। विचार चाहता है कि तुम उसके साथ बहो, भावना चाहती है कि तुम उसमें डूब जाओ। अहंकार चाहता है कि तुम उसे ही अपना सच मान लो। लेकिन जैसे जैसे देखने की क्षमता बढ़ती है, एक दूरी बनने लगती है। तुम्हें समझ आने लगता है कि मैं विचार नहीं हूं, मैं विचारों का देखने वाला हूं। मैं क्रोध नहीं हूं, मैं क्रोध को अनुभव करने वाला हूं। मैं डर नहीं हूं, मैं डर को जानने वाला हूं। यहीं से स्वतंत्रता जन्म लेती है। जो आदमी अपने मन से पूरी तरह जुड़ गया है, वह उसका गुलाम बन जाता है। जो आदमी अपने मन को देखना सीख गया, वह धीरे धीरे उसका मालिक नहीं, बल्कि उससे परे खड़ा साक्षी बन जाता है। और यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तब मन जीवन का साधन बनता है, कैदखाना नहीं। एक और गहरी बात समझो। बहुत लोग शांति चाहते हैं, लेकिन पने भ्रम छोड़ना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि मन शांत हो जाए, लेकिन इच्छाएं वैसी ही रहे। वे चाहते हैं कि तनाव खत्म हो जाए, लेकिन तुलना जारी रहे। वे चाहते हैं कि भीतर स्थिरता आ जाए, लेकिन बाहर की मान्यता की भूख बनी रहे। यह संभव नहीं है। अगर तुम मन को समझोगे तो तुम्हें यह भी दिखेगा कि मन लगातार कुछ और चाहता रहता है। जो है उससे संतोष नहीं, जो मिला वह कम है, जो नहीं मिला वही बड़ा है। आज यह चाहिए, कल कुछ और चाहिए। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी खड़ी हो गई। यही मन का स्वभाव है, निरंतर दौड़। ओशो कहते हैं, मन को रोकना जरूरी नहीं, पहले उसकी प्रकृति को पहचानो। जब तुम देख लोगे कि यह लगातार भागने वाली मशीन है, तब तुम उससे अंधे होकर जुड़ना कम कर दोगे। तब मन रहेगा, विचार रहेंगे, योजनाएं रहेंगी, स्मृतियां रहेंगी, लेकिन तुम उनमें खोए नहीं रहोगे। यही सच्ची शांति है। शांति का मतलब विचारों की पूरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि विचारों के शोर के बीच भी भीतर एक साक्षी का जन्म हो जाना है। बाहर मन चलता रहे, भीतर तुम स्थिर रहो। यह स्थिरता दबाव से नहीं आती, यह समझ से आती है, यह आत्मदर्शन से आती है, यह सतत जागरूकता से आती है। इसलिए चौथी बात का सार यही है, मन से लड़ो मत, मन को समझो, उस पर हमला मत करो, उसे देखो, उसे पकड़ो मत, उसका निरीक्षण करो। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि वही मन जो कभी तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन था, अब तुम्हारे लिए स्वयं को जानने का साधन बन गया है। पांचवी बात, तुलना इंसान की ऊर्जा चूस लेती है। दोस्तों, अगर इस समय दुनिया में कोई एक बीमारी सबसे ज्यादा फैली हुई है, तो वह सिर्फ तनाव नहीं है, सिर्फ चिंता नहीं है, सिर्फ अवसाद नहीं है, बल्कि उससे भी गहरी एक जड़ है, और वह है तुलना।
तुलना इतनी सामान्य हो चुकी है कि अब लोगों को यह बीमारी लगती भी नहीं। हर कोई किसी से खुद को तौल रहा है। किसी को लगता है सामने वाला मुझसे ज्यादा सुंदर है, किसी को लगता है कि दूसरे के पास ज्यादा पैसा है, किसी को लगता है कि उसका करियर आगे है, किसी को लगता है कि उसका रिश्ता बेहतर है, किसी को लगता है कि दूसरे का घर, गाड़ी, नाम, फॉलोअर्स, इमेज सब मुझसे ज्यादा है। और यह तुलना सिर्फ आज के समय की नहीं है, लेकिन आज यह बहुत तेज हो गई है, क्योंकि अब इंसान अपने आसपास के 5 लोगों से नहीं, पूरी दुनिया से तुलना कर रहा है। पहले गांव में तुलना थी, अब स्क्रीन पर दुनिया भर से तुलना है। हर समय किसी की सफलता दिख रही है, किसी की खुशी दिख रही है, किसी की लग्जरी दिख रही है, किसी की पॉपुलैरिटी दिख रही है, और इंसान धीरे धीरे भूलता जा रहा है कि वह खुद कौन है। ओशो कहते हैं, तुलना का अर्थ है कि तुमने अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरों की तरफ देखना शुरू कर दिया। तुमने अपने बीज को समझना छोड़ा और दूसरे के फूल को देखकर दुखी होना शुरू कर दिया। यहीं से जीवन की ऊर्जा नष्ट होती है। जरा सोचो, एक गुलाब अगर कमल से तुलना करे तो क्या होगा? वह दुखी होगा। कमल अगर सूरजमुखी से तुलना करे तो वह भी दुखी होगा। लेकिन अस्तित्व ने किसी को किसी से कम नहीं बनाया। हर फूल का अपना मौसम है, अपनी खुशबू है, अपनी बनावट है, अपना सौंदर्य है। समस्या तब शुरू होती है जब गुलाब कमल बनना चाहता है, कमल सूरजमुखी बनना चाहता है, और सूरजमुखी गुलाब की तरह महकना चाहता है। मनुष्य के साथ भी यही हो रहा है। कोई अपने स्वभाव में नहीं जी रहा, हर कोई किसी और जैसा बनने में लगा है। यही तुलना है और यही दुख का बड़ा कारण है। तुलना केवल बाहरी स्तर पर नुकसान नहीं करती, यह भीतर आत्मसम्मान को खा जाती है। जब तुम बार बार खुद को दूसरों से नीचे महसूस करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह बैठने लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, मैं पूरा नहीं हूं, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं जैसा होना चाहिए। यहीं से हीन भावना जन्म लेती है, और कई बार हीन भावना का उल्टा रूप अहंकार बनकर बाहर आता है। कुछ लोग खुद को छोटा महसूस करते करते अचानक बहुत बड़ा दिखाने लगते हैं। वे भीतर से असुरक्षित होते हैं, इसीलिए बाहर से ओवरली कॉन्फिडेंट दिखते हैं। वे दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करना चाहते हैं, लेकिन यह भी तुलना का ही दूसरा रूप है। तुलना का खेल बहुत चालाक है। अगर तुम नीचे देखते हो तो अहंकार आता है, मैं उससे बेहतर हूं। अगर ऊपर देखते हो तो हीन भावना आती है, मैं उससे कम हूं। दोनों ही स्थितियां तुम्हें सत्य से दूर ले जाती हैं, क्योंकि सत्य यह है कि तुलना की जमीन पर न अहंकार का कोई अर्थ है, न हीन भावना का। वहां सिर्फ अज्ञान है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुलना की पकड़ कमजोर होने लगेगी। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तुम आलसी हो जाओ या विकास छोड़ दो। स्वीकार का अर्थ है, मैं अभी जहां हूं, जैसा हूं, उसे बिना घृणा के देखता हूं। मैं अपने बीज को पहचानता हूं। मैं किसी और की नकल करके नहीं खिलूंगा। मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही विकसित हो सकता हूं। ध्यान दो, विकास और तुलना अलग बातें हैं। विकास भीतर से आता है, तुलना बाहर से थोप दी जाती है। विकास में आनंद है, तुलना में बेचैनी है। विकास में खोज है, तुलना में प्रतिस्पर्धा है। विकास तुम्हें अपने पास लाता है, तुलना तुम्हें अपने से दूर करती है। कई लोग कहते हैं, अगर तुलना न करें तो आगे कैसे बढ़ेंगे? यह बहुत आम भ्रम है। ओशो के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए तुलना नहीं, जागरूकता चाहिए। तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारी दिशा क्या है। जब तुम उसे समझोगे तब तुम स्वाभाविक रूप से बढ़ोगे। लेकिन जब तुम किसी और की राह देखकर भागोगे, तब तुम्हारी दौड़ तुम्हारी नहीं होगी। उदाहरण के लिए, एक इंसान को कला में आनंद आता है, लेकिन वह पैसा देखकर किसी और प्रोफेशन में चला जाता है। वह सफल भी हो सकता है, लेकिन भीतर से अधूरा रहेगा। दूसरा व्यक्ति साधारण जीवन जीता है, लेकिन अपने स्वभाव में जीता है, तो वह भीतर से संतुष्ट रहेगा। दुनिया पहले को सफल और दूसरे को साधारण कहेगी, लेकिन अस्तित्व की दृष्टि से कौन ज्यादा जीवित है? वह जो अपने सत्य में है। तुलना का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह कृतज्ञता को मार देती है। जो तुम्हारे पास है तुम उसे देख ही नहीं पाते। तुम हमेशा वही देखते हो जो दूसरे के पास है, और जो आदमी अपने पास जो है उसे देख नहीं सकता, वह कभी संतोष में नहीं आ सकता। सोचो, तुम्हारे भीतर
कितनी खूबियां हैं, कितनी संवेदनाएं हैं, कितने अनुभव हैं, कितनी समझ है, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तुम किसी और की चमक देखकर अपने भीतर की रोशनी भूल गए। ओशो हमें सिखाते हैं कि अपनी यात्रा को अपना बनाओ। दूसरों से प्रेरणा लो, पर तुलना मत करो। किसी की सुंदरता देखकर आनंद लो, पर खुद को कुरूप मत मानो। किसी की सफलता देखकर सीखो, पर खुद को बेकार मत समझो। किसी की उपलब्धि का सम्मान करो, पर उससे अपनी पहचान मत मापो। जितना अधिक तुम तुलना में जियोगे, उतना अधिक तुम्हारा मन थका रहेगा, क्योंकि तुलना कभी खत्म नहीं होती। आज तुम एक व्यक्ति से आगे निकल गए, कल कोई दूसरा तुमसे आगे होगा। आज तुम्हें लगा कि अब सब मिल गया, कल एक और पैमाना आ जाएगा। यह खेल अंतहीन है। इसीलिए पांचवी बात का सार बहुत गहरा है। तुलना छोड़ो, नहीं तो तुम अपना पूरा जीवन उधार के पैमानों पर जी दोगे। अपने भीतर लौटो, अपने स्वभाव को पहचानो, अपनी दिशा को समझो, तभी तुम्हारी ऊर्जा बच पाएगी और वही ऊर्जा तुम्हें खिलने में मदद करेगी। छठी बात प्रेम अधिकार नहीं, स्वतंत्रता है। दोस्तों, शायद जीवन में सबसे ज्यादा गलत समझी गई चीज अगर कोई है तो वह प्रेम है। हर कोई प्रेम चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग प्रेम को समझते हैं। अधिकतर लोग प्रेम के नाम पर पकड़ चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, स्वामित्व चाहते हैं, आश्वासन चाहते हैं, नियंत्रण चाहते हैं। और फिर जब रिश्ता भारी हो जाता है, घुटन देने लगता है, टूटने लगता है, तो वे कहते हैं प्रेम ने धोखा दिया। ओशो कहते हैं प्रेम ने नहीं, तुम्हारी अपेक्षाओं ने धोखा दिया। तुमने प्रेम को प्रेम रहने ही नहीं दिया, तुमने उसे अधिकार में बदल दिया। तुमने उसे स्वतंत्रता से हटाकर कैद में बदल दिया। जरा ईमानदारी से देखो, जब कोई किसी से कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो उसके भीतर सच में क्या क्या छिपा होता है। कई बार उसके पीछे यह इच्छा भी होती है कि अब तुम मेरे हो, तुम वैसे रहो जैसा मुझे पसंद है, तुम मुझे प्राथमिकता दो, तुम मेरी जरूरतों को समझो, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, तुम्हारा ध्यान मुझ पर रहे, तुम्हारी दुनिया में मेरी जगह सबसे ऊंची हो। अब यह सब सुनने में प्रेम जैसा लगता है, लेकिन इसमें प्रेम कम, भय अधिक है। भय खोने का, भय असुरक्षा का, भय अकेले रह जाने का, भय पर्याप्त न होने का। ओशो का प्रेम बहुत अलग है। वह कहते हैं सच्चा प्रेम दूसरे को स्वतंत्र करता है, कैद नहीं करता। सच्चा प्रेम यह नहीं कहता कि तुम मेरे अनुसार बदलो। सच्चा प्रेम यह कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सत्य में खिलते हुए देखना चाहता हूं। ध्यान से समझो, जहां प्रेम है वहां सम्मान होगा, जहां प्रेम है वहां विश्वास होगा, जहां प्रेम है वहां जगह होगी, जहां प्रेम है वहां दूसरे की आत्मा को सांस लेने की अनुमति होगी। और जहां पकड़ है, शक है, नियंत्रण है, अधिकार है, वहां प्रेम का नाम भले हो, उसकी आत्मा नहीं होती। बहुत से रिश्ते इसलिए टूटते नहीं कि उनमें प्रेम नहीं था, बल्कि इसलिए टूटते हैं कि क्योंकि प्रेम पर भय हावी हो गया। जब भय आता है तो इंसान पकड़ने लगता है, जब पकड़ बढ़ती है तो दूसरा घुटने लगता है, जब घुटन बढ़ती है तो दूरी बनने लगती है। और फिर वही व्यक्ति जो कह रहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वही धीरे धीरे रिश्ते को तोड़ने लगता है। क्योंकि प्रेम अगर स्वतंत्रता ना दे तो वह बोझ बन जाता है। ओशो का एक बड़ा संदेश यह है कि प्रेम दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच का नृत्य होना चाहिए, न कि दो अधूरे लोगों की आपसी कैद। जब दो लोग अपने अपने भीतर स्थिर होते हैं तब उनका मिलना सुंदर होता है। तब वे एक दूसरे पर बोझ नहीं डालते, वे एक दूसरे से अपनी कमी भरने की भीख नहीं मांगते। वे साथ होते हैं क्योंकि साथ में आनंद है, मजबूरी नहीं। लेकिन जहां भीतर खालीपन है वहां प्रेम जल्दी ही निर्भरता बन जाता है। फिर इंसान कहता है तुमने फोन क्यों नहीं किया, तुमने समय क्यों नहीं दिया, तुम ऐसे क्यों बोले, तुम वहां क्यों गए, तुम उससे क्यों मिले। धीरे धीरे प्रेम एक इंटेरोगेशन बन जाता है और दोनों ही थक जाते हैं। यहां एक और गहरी बात है। ओशो कहते हैं कि प्रेम तभी सुंदर हो सकता है जब व्यक्ति पहले खुद के साथ अकेले होने की क्षमता सीख ले। क्योंकि जो अकेले नहीं रह सकता वह प्रेम में हमेशा डर लेकर जाएगा। उसे लगेगा कि यह व्यक्ति चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, और यह डर उसे स्वामित्व की तरफ ले जाएगा। इसलिए प्रेम की जड़ अकेलेपन से भागना नहीं, भीतर की पूर्णता होनी चाहिए।
तुम अपने आप में ठीक हो और दूसरा भी अपने आप में ठीक है। दोनों का मिलना एक उत्सव है, सहारा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते में जरूरतें नहीं होती, भावनाएं नहीं होती, निकटता नहीं होती। बिल्कुल होती हैं, लेकिन वे जागरूकता के साथ होती हैं, अंधे स्वामित्व के साथ नहीं। तुम अपनी बात कह सकते हो, तुम अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हो, तुम अपनी जो जरूरत बता सकते हो, लेकिन तुम दूसरे की स्वतंत्रता का गला घोंटकर प्रेम नहीं बचा सकते। प्रेम का अर्थ है मैं तुम्हें देखता हूं, समझना चाहता हूं, तुम्हारे सत्य का सम्मान करता हूं। मैं तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। अगर तुम पास हो तो मैं कृतज्ञ हूं। अगर तुम्हें अपने विस्तार के लिए जगह चाहिए तो मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगा। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमने प्रेम को बचपन से ही पॉजिटिवनेस के साथ सीखा है। फिल्मों में भी, कहानियों में भी, समाज में भी, जहां जितनी ज्यादा पकड़ उतना ज्यादा प्रेम मान लिया गया। लेकिन ओशो कहते हैं जहां पकड़ ज्यादा है वहां भय ज्यादा है, जहां भय ज्यादा है वहां स्वतंत्रता कम है, और जहां स्वतंत्रता कम है वहां प्रेम टिके तो भी उसका सौंदर्य मर जाता है। छठी बात का सार यह है, प्रेम को अधिकार मत बनाओ, उसे स्वतंत्रता बनने दो। अगर प्रेम है तो वह दूसरे को खिलाएगा, तोड़ेगा नहीं। वह सांस देगा, घोंटेगा नहीं। वह सम्मान देगा, अपमान नहीं। वह विश्वास देगा, जासूसी नहीं। और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हें भी बड़ा बनाएगा, छोटा नहीं। सातवीं बात, जीवन बदलना है तो जागरूकता को आदत बनाओ। दोस्तों, अब हम इस पूरी चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, क्योंकि पहली 6 बातें समझने के बाद भी अगर 7वीं बात जीवन में नहीं आई तो सब कुछ केवल विचार बनकर रह जाएगा। ओशो की शिक्षा का केंद्र क्या है? जागरूकता, होश, साक्षी भाव, उपस्थिति, यही पूरी कुंजी है। क्योंकि दुख हो, मन हो, तुलना हो, प्रेम हो, अकेलापन हो, अहंकार हो, भय हो, हर समस्या की जड़ अचेतनता में है। तुम बिना देखे जी रहे हो, तुम बिना समझे प्रतिक्रिया दे रहे हो, तुम बिना जागे आदतों में बह रहे हो, और फिर जीवन तुम्हें घसीटता रहता है। जागरूकता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो भी कर रहे हो उसमें थोड़ी सी रोशनी ले आओ। जो सोच रहे हो उसे देखो, जो महसूस कर रहे हो उसे जानो, जो बोलने जा रहे हो उसे पहचानो, जो प्रतिक्रिया उठ रही है उसे तुरंत बाहर फेंकने से पहले देखो। मान लो कोई तुम्हारा अपमान कर देता है, अचेतन व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देगा, गुस्सा, बहस, कटुता, बदला। जागरूक व्यक्ति पहले भीतर देखेगा, मेरे भीतर क्या उठा। चुभन, क्रोध, अहंकार, दर्द, वह देखेगा, फिर प्रतिक्रिया देगा या नहीं देगा। यही फर्क है। जागरूकता तुम्हें मशीन से मनुष्य बनाती है, वरना अधिकतर लोग बटन दबते ही प्रतिक्रिया देने वाली मशीन की तरह जी रहे हैं। किसी ने तारीफ की खुश, किसी ने आलोचना की टूट गए। कुछ मिला उत्साह, कुछ गया अवसाद। कोई पास आया चिपक गए, कोई दूर गया बिखर गए। ये सब अचेतनता है। जागरूकता धीरे धीरे तुम्हें भीतर केंद्रित करती है, फिर बाहर की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन तुम हर लहर के साथ बहते नहीं। तुम्हारे भीतर एक जगह बनती है जहां तुम देखते हो, समझते हो और फिर जीते हो। ओशो कहते हैं जीवन को बदलने के लिए बड़े बड़े संकल्प कम, छोटे छोटे होश के क्षण अधिक जरूरी हैं। तुम कैसे खाते हो, कैसे चलते हो, कैसे सुनते हो, कैसे बोलते हो, कैसे क्रोधित होते हो, कैसे प्रेम करते हो, कैसे ईर्ष्या करते हो, सबको देखो। जहां देखने की आदत बनती है वहां परिवर्तन अपने आप होने लगता है। यही कारण है कि जागरूकता कोई एक विचार नहीं, अभ्यास है, हर दिन का, हर छोटे काम का। सुबह उठो, एक पल अपनी सांसों को देखो, चलो महसूस करो कि तुम चल रहे हो। खाओ, ध्यान दो कि तुम कैसे खा रहे हो। किसी से बात करो, देखो कि तुम सच बोल रहे हो या छवि बचा रहे हो। गुस्सा आए उसे तुरंत बाहर उछालने से पहले पहचानो। दुख आए उससे भागो मत, उसे महसूस करो। आनंद आए उसमें भी जागो, खो मत। धीरे धीरे यह देखने की क्षमता तुम्हारी आदत बन जाती है, और फिर जीवन बदलन शुरू होता है। क्योंकि अब तुम अंधे होकर नहीं जी रहे,
अब तुम हर चीज में थोड़ा थोड़ा होश ला रहे हो। यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझनी जरूरी है। लोग सोचते हैं कि जागरूकता का मतलब है कि जीवन गंभीर हो जाएगा, आनंद खत्म हो जाएगा, स्वाभाविकता चली जाएगी। लेकिन सच इसका उल्टा है। अचेतनता जीवन को भारी बनाती है, जागरूकता जीवन को हल्का करती है। अचेतनता में तुम अपनी ही आदतों के गुलाम हो, जागरूकता में तुम पहली बार सच में स्वतंत्र होते हो। जब तुम जागरूक होते हो तो छोटी छोटी चीजें भी गहरी होने लगती हैं। एक कप चाय भी अनुभव बन जाती है, एक सुबह की हवा भी आशीर्वाद लगती है, एक सच्ची बातचीत भी ध्यान जैसी लगती है, एक मौन भी खाली नहीं जीवित हो जाता है, क्योंकि अब तुम उपस्थित हो। सातवीं बात का सार यही है, जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार मत करो। जागरूकता को आदत बना लो, होश को रोजमर्रा का हिस्सा बना लो, तभी विचार अनुभव बनेंगे और अनुभव परिवर्तन बनेगा। दोस्तों, ओशो की ये 7 बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। पहली, दुख बाहर से कम, अपने आप से दूरी से ज्यादा पैदा होता है। दूसरी, जो तुम हो ही नहीं वही बनने की कोशिश तुम्हें थका देती है। तीसरी, अकेलापन समस्या नहीं, अपने आप से अपरिचय समस्या है। चौथी, मन को दबाने से नहीं समझने से शांति मिलती है। पांचवी, तुलना तुम्हारी ऊर्जा चूस लेती है। छठी, प्रेम अधिकार नहीं स्वतंत्रता है। सातवीं, जीवन बदलना है तो जागरूकता को आदत बनाओ। अब सवाल यह नहीं है कि ये बातें अच्छी हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम इनमें से एक भी बात को अपने जीवन में उतारोगे? क्या तुम आज से थोड़ा अधिक जागकर जियोगे? क्या तुम अपने दुख को दूसरों पर फेंकने के बजाय उसे समझने की कोशिश करोगे? क्या तुम अपने मुखौटे थोड़ा थोड़ा उतारना शुरू करोगे? क्या तुम खुद से मिलने की हिम्मत करोगे? याद रखो, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन दिशा एक दिन में बदल सकती है। और जिस दिन दिशा बदलती है उसी दिन से मंजिल भी बदलनी शुरू हो जाती है। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत निकल जाना। इनमें से एक बात चुनो और आज से उस पर काम शुरू करो। कमेंट में लिखो इन 7 बातों में से कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा लगी। अगर तुम्हें ऐसे ही गहरे, लंबे और जीवन बदलने वाले वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिन्हें इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद के पास लौटो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा जागो और थोड़ा सच में जियो।